नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 48। जिसने भी 40 मतलब 1 से लेकर 47 तक टेस्ट सीरीज नहीं देखी वो देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, सिविल सर्विस को आज थोड़ा हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों के द्वारा कहा गया कि सर लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए अब 2 पार्ट में लेक्चर आएगा हर रोज। यानी कि एक लेक्चर सुबह आ जाएगा 5 एमसीक्यू के साथ और दूसरा लेक्चर भी शाम को आ जाएगा जिसका मैं प्रीमियर रख दूंगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जिसे आसानी से आप लोग देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात की गई है कि अब्राहम लिंकन सर के द्वारा कि किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे क्या करूंगा, कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। क्या सीखे आप इससे? कि इससे ये सीख मिलती है कि आपने प्रिपरेशन शुरू की है, ठीक है, पर पहले 4 घंटे यानी कि आपकी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये सब धार तेज करने वाला है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके हर रोज की हमारी एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज, आपकी द हिंदू, एकदम आपकी नोट्स, ये सब आपको धार इसकी तेज करनी है। ठीक है, और फिर 2 घंटे बचे, उसमें आपको एग्जाम क्लियर करनी है, जिसमें प्रीलिम्स की एग्जाम क्लियर करनी है 2 पेपर की। ठीक है, तो ये 2 घंटे फिर जमकर हथौड़ा मारना है तो एग्जाम क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीख मिलती है। ठीक है, तो अपनी अभी आपका समय है धार तेज करने का। ठीक है, तो करिए। ठीक है, देखिए एम यूपीएससी ये हमारा अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर जाकर सीधे आप हमारी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक है, फेसबुक लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, तीनों के तीनों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ब्लैक फंगस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कॉपी सॉरी पेन और कॉपी लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक फंगस के बारे में पूछा गया, पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। देखिए म्यूकोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, किसके बारे में बात कर रहा है, ब्लैक फंगस। ठीक है, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर विषाणु जनित संक्रामक रोग है, वायरस। ठीक है, विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह म्यूकोरेमाइट्स नामक मोल्ड्स के समूह के कारण होता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। तीसरा के कोरोना महामारी के कारण म्यूकोमाइकोसिस से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या और मृत्यु दर में वृद्धि होती है। 14 क्या है कि म्यूकोमाइकोसिस मुख्यतः पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करता है। तो कौन सा कथन सही है, ये बोला गया है। तो 1 2 3, 2 और 3, 1 और 4 और 2, 3 और 4। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 2 3 4 कथन सही है, दूसरा तीसरा और चौथा। पहला कथन गलत है क्योंकि ये विषाणु जनित संक्रामक रोग नहीं है, ये है कवक जनित, यानी कि पादपों द्वारा होता है, जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसके द्वारा होता है। अब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। देखिए ब्लैक फंगस, उसका पहला नाम क्या है कि ये है म्यूकोमाइकोसिस, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना था। यानी कि 2 नाम दिए गए हैं, म्यूकोमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस। ठीक है, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर कवक जनित संक्रामक रोग है, गंभीर रोग है। ठीक है, संक्रामक गंभीर रोग है। यह रोग म्यूकोमाइकोरेट्स नामक मोल्ड्स के समूह के कारण होता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। अब बोलेंगे बच्चे कि मोल्ड्स क्या होता है सर, तो ये होता है मोल्ड्स। ठीक है, ये जो आपके घर में होता है ना, ये सब हो जाता है फफूंदर टाइप। ठीक है, देखिए ये सब हुआ एक एक घर में, ये सब काला काला ब्लैक 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 हो गया, ये सब मोल्ड्स होता है। ठीक है, देखिए कोरोना महामारी के कारण म्यूकोमाइकोसिस से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी के कारण जो म्यूकोमाइकोसिस से पीड़ित जो पेशेंट थे, उसमें उसकी मृत्यु की संख्या और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। म्यूकोमाइकोसिस पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों से या फिर ऐसी दवाइयां जो रोग प्रतिकारक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, उसका प्रयोग करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। अब पूरा माजरा के ये आपको समझ लीजिए। ठीक है, क्या हुआ है कि दिल्ली के अस्पताल में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में मिले घातक फंगल संक्रमण के केस। कहां पर कि सर गंगाराम अस्पताल में कोविड-19 से ठीक हुए कुछ मरीज, ठीक है, ठीक हुए मरीज को ये ब्लैक फंगस के कई मामले दर्ज हुए हैं। इस संक्रमण से क्या होता है कि आंखों की रोशनी, नाक और जबड़े की हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि दिमाग में संक्रमण के 50% मामलों में मौत हो सकती है। डॉक्टर ने इसके लिए एंटी फंगल थेरापी
की सलाह दी, यानी कि एंटी फंगल थेरापी याद रखनी है, ठीक है, इसका इलाज है, ठीक है। रेयर डेडली, ये न्यूज 18 की है, ब्लैक फंगस टेकिंग कोविड-19 पेशेंट्स इन दिल्ली, ठीक है। देखिए ये होता है, देखिए ये है म्यूकोमाइसिस, यानी कि ऐसा रोग होता है, देखिए आंखों में सूजन आ जाती है, ये देखिए, ये सब देख रहे हैं आप। देखिए म्यूकोरमाइकोसिस एक आक्रमणशील संक्रमण है, जिसका मतलब ये है कि वह संक्रमित शरीर को लगातार क्षति पहुंचता है, यानी कि जो शरीर संक्रमित है, ठीक है, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। म्यूकोमाइकोसिस के संक्रमण को पहले जाएगो, ये हमने जान लिया, ठीक है। संक्रमण काफी दुर्लभ है, विकसित हो जाने पर गंभीर स्थिति पैदा करते हैं, यानी कि एक बार जो ये इसका असर शुरू हो गया तो फिर बाद में बहुत बुरी हालत होती है। आमतौर पर उन लोगों को होता है जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि जो मतलब प्रतिरक्षा जिसकी एंटीबॉडी ठीक नहीं होती है, ठीक है, मतलब काफी कमजोर लोग होते हैं, ऐसे प्रणाली किसी न किसी कारण से कमजोर हो जाती है, जैसे कई बीमारी या खान पान आदि के कारण होती है। इसका इलाज बेहद जरूरी था, यदि किसी स्थिति में इनका इलाज न किया जाए तो इलाज सफल न हो पाए तो ये जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है, ठीक है। एक फंगल संक्रमण है ये बीमारी, ठीक है। मुख्य रूप से मोल्ड के संपर्क में आ जाने से होता है। मोल्ड हमने देखा ना पहले जो पीपीटी में इमेज में मोल्ड। देखिए फिर दूसरा क्या है कि पत्ते, जैसे सड़े हुए पत्ते आदि, फिर खाद्य जैसे खाद का बड़ा ढेर, जिसके चीजें के जो सड़ जाती है ना वो, फिर मिट्टी के कुछ हिस्सों में भी मोल्ड बनने लगते हैं। लकड़ी, पानी आदि के कारण यदि लकड़ी सड़ने लगती है तो उसमें भी मोल्ड बन जाते हैं, आपने देखा होगा काफी है। यदि मोल्ड इतने हल्के होते हैं कि हवा में मिलकर उड़ते रहते हैं, ठीक है, फिर हवा में उड़ते रहते हैं और बाद में जब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो सांस वास वगैरह में जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है ना, तो श्वास उश्वास के हमारे सांस के अंदर चले जाते हैं, तो उससे म्यूकोमाइकोसिस हो सकता है। सांस द्वारा ये मोल्ड फेफड़ों के संपर्क में आते हैं और संक्रमण फैलाने लग जाते हैं। मोल्ड के कारण आमतौर पर निम्न अंग संक्रमण से प्रभावित होते हैं, कौन से? साइनस, फेफड़े, चेहरा, आंख, केंद्रीय तंत्रिका, ये सब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र, क्योंकि ये नया है, ठीक है। कि विचार कीजिए, आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की शक्ति अमेरिका के विदेश मंत्री को प्रदान की गई है। दूसरा क्या है कि वर्तमान में सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया इस सूची में शामिल है। तीसरा क्या है कि हाल ही में ईरान को इस सूची से हटा दिया गया है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक और तीन या फिर एक और दो? तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन ही सही है, दूसरा दोनों के बाकी दो कथन गलत है। आइए देख लेते हैं। देखिए आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की शक्ति अमेरिका विदेश मंत्री के पास है, इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। अमेरिकी विदेश मंत्री के पास ये पावर है, ठीक है। वर्तमान में इस सूची में कौन देश है? सीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हाल ही में सूडान को इस सूची से हटा दिया गया है, बस ये भी याद रखना कि किसको हटा दिया गया है? सूडान को, ठीक है। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन है। सूडान को पिछले 2 महीने में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध बनाने वाला तीसरा अरब देश बन गया है, इसलिए सूडान भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ ही अमेरिका ने सूडान को अपनी आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र की सूची से हटा दिया, यानी कि पहले था, अब अमेरिका ने इसे हटा दिया गया है। अमेरिकी आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र को सूची निर्धारित है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी कृत्यों को अक्सर समर्थन प्रदान करने वाले देश, ठीक है, आतंकवादी जो कार्य होते हैं उसको सपोर्ट करने वाले जो देश होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, काफी अलग अलग देश है, आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रों की सूची में देशों पर अमेरिका 4 श्रेणियों में प्रतिबंधित लगा सकता है, यानी कि भाई प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं अब कि अमेरिकी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध हो सकता है, रक्षा की निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध हो सकता है, दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर भी, यानी कि वस्तुओं के निर्यात पर भी नियंत्रण लग सकता है, विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध हो सकते हैं। वर्तमान में इस सूची में शामिल कौन से देश? देखिए सूडान को हटाए जाने के पश्चात आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र की सूची में 3 देश हो गए। सीरिया, जिसको 1979 में प्रतिबंध लगाया था, ईरान को 1984 में, और उत्तर कोरिया इसको 2017 में, यानी कि लेटेस्ट है। उत्तर कोरिया सूडान को निकाल दिया, ठीक है। सीरिया और जो ईरान है वो है, ठीक है। सूडान को इस सूची में कब रखा गया था? आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र की सूची में 1993 को सूडान को रखा गया था, ठीक है।
सूडान पर हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय यानी कि आश्रय देने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, संगठनों को वॉशिंगटन आतंकवादियों के रूप में मानते हैं। अब ट्रंप ने अमेरिका में इंजील ईसाई मतदाताओं, ठीक है, उसको प्रभावित करने की उम्मीद से सूडान को आतंकवादी राष्ट्र की प्रयोजक की सूची से हटा दिया गया, यानी कि पूरा मामला पॉलिटिकली इंपैक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे थोड़ा अलग पूछा गया था पर इसके बारे में ही पूछा गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य यानी कि पूरे की पूरा चांस है पीसीएस में पूछे जाने का। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को आधार पर सामुदायिक अवसंरचनाओं, मूलभूत सुविधाओं तथा विकास कार्यों के लिए सिफारिश करने हेतु एक तंत्र विकसित करना। दूसरा है कि यह जो योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसके तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए सांसद निधि प्रदान की जाती है। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 और 1 और 4। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1 2 4 कथन सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में एमपी लेड स्कीम। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेड का उद्देश्य क्या है कि संसद सदस्य जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, जो आपके क्षेत्र में भी होते हैं, उसको स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा, एसेंशियल सर्विसेज तथा विकास कार्य, डेवलपमेंट वर्क, ठीक है, उसके लिए सिफारिश करने हेतु एक तंत्र विकसित करना था। ठीक है, जो योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसके तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि प्रदान की जाती है। आप सांसद को 5 करोड़ रुपए हर साल सालाना दी जाते हैं, जिससे कि आप लोगों के विकास कार्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों में, उसको एसेंशियल सर्विसेज कार्यों में ये 5 करोड़ रुपए खर्च कर सके। इसलिए ऊपर से केंद्र सरकार ही आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसे देती है। हो गया। देखिए अब बात है युद्धपोत हिमगिरी। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं। ये है हिमगिरी। ठीक है, युद्धपोत हिमगिरी। इस नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के तहत विकास किया गया था, जिसे 2016 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। दूसरा क्या है कि यह 3 स्टीलस्थ युद्धपोत में से पहला है, जिसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल द्वारा बनाया गया था। कौन सा कथन सही है? ये बोला गया केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि दोनों के दोनों कथन भाई गलत है। देखिए हिमगिरी द फर्स्ट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17A शिप्स बीइंग बिल्ट एट GRAC लॉन्च। GRAC का फुल फॉर्म आगे जानेंगे। ये है युद्धगिरी हिमपोत। ठीक है, युद्धपोत हिमगिरी नौसेना के जो प्रोजेक्ट है, नौसेना का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, उसके तहत उसके अंदर विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2015 में सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। 2015 में इसे मंजूरी मिली थी। यह 3 स्टीलस्थ युद्धपोतों में से पहला यानी कि अभी फर्स्ट है, अभी 2 आने बाकी है, जिसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता यानी कि GRAC द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां है, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय गौर के संदर्भ में कौन सा कथन है? विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट और अभी मतलब यूपीएससी पीसीएस इन सब पर काफी नजर बनाए रखती है। ठीक है, भारतीय गौर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में, पहाड़ियों में, घास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पहले फिगर भी देख लीजिए। ठीक है, ये जंगली सांड टाइप है थोड़ा। अंतरराष्ट्रीय यानी कि IUCN के रेड लिस्ट में इसे गंभीर संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसे दूसरा नाम क्या है कि इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बोसगुरस है। तीसरा क्या है कि यह ओडिशा और बिहार के राज्य पशु है। और छठा क्या है कि गौर घायल या मिथुन भी कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है? 1 3 4 6, 2 3 5 6, 1 3 4 5 और चौथा क्या है कि 1 2 4 6। तो वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करना ही पड़ेगा, लंबा है थोड़ा। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जगह मैं होता तो ये क्वेश्चन में स्किप कर देता। ठीक है, अगर मुझे इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, अगर पूरी इंफॉर्मेशन होती तो मैं कर ही लेता, पर अगर आधी भी होती तो भी मैं क्वेश्चन स्किप कर देता। ठीक है, तो विचार आपका है। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1 3 4 6 यानी कि 1 3
चौथा और पांचवा, ठीक है, सॉरी छठा, ठीक है, ये कथन सही है। देखिए भारतीय गौर कहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल की पहाड़ियां और घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। IUCN की वनरेबल, ठीक है, सुभेद श्रेणी में शामिल है, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में नहीं है। इस गौर को इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नियम क्या है कि बोस गोरस है। गोवा और बिहार का राजकीय पशु है, बिहार और गोवा, ठीक है। पालतू गौर को गायल या मिथुन भी कहा जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के 5 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है आपके, जो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो शाम को आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिविल सर्विसेज को। जय हिंद, जय भारत।